हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 20। अनु, काशी और अंजलि तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गई। साथ में कृष्णा को भी ले गई, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मुन्ना घर के बाहर वाले लॉन में बैठा धूप सेक रहा था। उसका मन उदास था और इस उदासी के पीछे की वजह वह खुद नहीं जानता था। दिवाली की छुट्टियों की वजह से कॉलेज भी बंद थे और घर में मुरारी के रहते मुन्ना बाहर चला जाए, ऐसा होता था। कुछ देर बाद मुरारी बाहर आया। उसने किशन को आवाज दी तो घर के माली ने आकर कहा, मालिक, कृष्णा तो भाभी जी के साथ गया है। अरे यार, हमें बाहर जाना था किसी जरूरी काम से। गाड़ी कौन चलाएगा? और चलेगी तो बाद में, साला गाड़ी है भी नहीं, कैसे जाएंगे? खुद में ही बड़बड़ाते हुए मुरारी की नजर बाहर लॉन में बैठे मुन्ना पर गई और उन्होंने आवाज दी, ए मुन्ना, यहाँ आओ। मुन्ना उठा और मुरारी की तरफ चला आया। मुरारी के सामने आकर मुन्ना ने कहा, हाँ पापा, कहिए। अरे यार, हमारे वाली गाड़ी तो कार्यालय में खड़ी है, दूसरी वाली तुम्हारी अम्मा ले गई। हमको किसी जरूरी काम से जाना था बाहर और हमारे हाथ लगी है चोट, तो गाड़ी चला नहीं पाएंगे। तुम अगर फ्री हो तो तुम ही हमारे साथ चलते, छोटा सा एक को काम है, करके तुरंत आ जाएंगे। मुरारी ने अपनी समस्या मुन्ना को सुनाई तो मुन्ना ने कहा, ठीक है, लेकिन बाइक से जाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? बाइक से कहाँ जाएंगे, वो खड़ी है ना हमारी जीप, उससे चलते हैं। वैसे भी हमें देर हो रही है, जल्दी चलो। मुरारी ने आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहा, हम चाबी लेकर आते हैं। मुन्ना ने कहा और चाबी लेने अंदर चला गया। जब तक वापस आया, देखा मुरारी पहले से ही जीप की आगे वाली सीट पर बैठा है। मुन्ना आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और जीप स्टार्ट करके वहां से चला गया। मुन्ना और मुरारी दोनों बाप बेटे थे, लेकिन जैसे 23-24 की उम्र में लड़के अपने पापा से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, वैसा ही कुछ डिस्टेंस मुन्ना और मुरारी के बीच भी था। मुरारी ने मुन्ना को एड्रेस बताया। मुन्ना खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मुरारी ने किसी को फोन किया और मिलने को कहा। जैसे ही जीप बनारस चौक से निकली, सबकी नजर मुन्ना और मुरारी पर चली गई। दोनों को साथ कम ही देखा था लोगों ने, वो भी ऐसे जीप में। जीप वहां से निकल गई और कुछ देर बाद मुरारी की बताई एड्रेस पर पहुंची। मुरारी ने मुन्ना को वहीं जीप के पास रुकने का बोलकर खुद अंदर चला आया। अंदर 5-6 लोग और थे और बैठे थे। मुरारी को देखते ही सबने नमस्ते की और उसके बाद सबके बीच बैठकर वह बात करने लगा। मुन्ना बाहर जीप से अपनी पीठ लगाए खड़ा रहा। सुबह से ही उसका मन कुछ उदास था। जीप के पास खड़ा मुन्ना मुरारी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से प्रताप उतरा और उस ओर बढ़ गया जहां मुरारी और बाकी सब बैठे थे। आज की मीटिंग में शिवम नहीं आया था। शायद मुरारी ने उसे बताया ही नहीं, क्योंकि पिछली बार भी मुरारी प्रताप से उलझते उलझते बचा था। खैर, प्रताप उस मीटिंग में नहीं आया था, वह किसी और काम से उसी जगह आया था, लेकिन मुरारी को देखते ही उसकी भवें तन गई। मीटिंग खत्म करके मुरारी बाहर चला आया। प्रताप भी उसके पीछे पीछे चला आया और कहा, कमिश्नर के साथ मीटिंग रख के तुमको लगता है कोनो फायदा है मुरारी? नहर वाले प्रोजेक्ट को लेकर तुम जो सोच रहे हो वो तो हम होने नहीं देंगे। मुरारी मुस्कुराया और धीमे से कहा, बेटा, हम चाहे ना तो 2 मिनट में तुमको उठाकर अंदर डाल सकते हैं और तुम हमारा बाल भी ना उखाड़ पाओगे। हम चुप हैं तो सिर्फ शिवम भैया की वजह से, वरना कब की तुम्हारी अस्थियां गंगा में बहा दिए होते। जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, उन्हें हमसे उलझने में वेस्ट ना करो, वरना सुलझाने में बची कुछ जिंदगी चली जाएगी। ए मुरारी! पास खड़े प्रताप के आदमी ने मुरारी से बदतमीजी से कहा तो मुरारी ने आव देखा न था और सीधा एक थप्पड़ खींचकर आदमी को चढ़ते हुए कहा, ए क्या लगा रखा है बे, तुम्हारी घरवाली है हम? बड़ा कायदे में रहो वरना पेल दिए जाओगे। और तुम प्रताप, जो आखिरी बार है,
अपने आदमियों को और अपने आप को ना जरा काबू में रखो, वरना विदाई की गई तेल लेने इतना पेलेंगे साले एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाओगे। प्रताप ने सुना तो गुस्से से मुरारी को घूरने लगा। मुरारी यहाँ कमिश्नर से मिलने किसी काम से आया था और इसी वजह से कमिश्नर ने मुरारी की बात भी मान ली। और जब प्रताप अपने इरादों में नाकामयाब हुआ तो उसने धीमी आवाज में मुरारी को गाली दी। जैसे उसने मुरारी को गाली दी, पास खड़े मुन्ना को वह सुन गया। उसने दोनों हाथों से प्रताप की कॉलर पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बोला? फिर से बोलना जरा। मुरारी ने माहौल गरमाते देखा तो कहा, ए मुन्ना, छोड़ो, क्या कर रहे हो पापा? लेकिन इन्होंने, दांत पीसते हुए मुन्ना ने कहा, अरे हमने कहा ना छोड़ो इन्हें, अब गोबर में पत्थर मारेंगे तो गंदे हम ही ना होंगे, छोड़ो इसे। मुरारी ने मुन्ना को साइड करते हुए कहा। मुन्ना ने प्रताप की कॉलर छोड़ दी। प्रताप ने गुस्से से मुरारी को देखा और कहा, अपने लौंडे से कहो थोड़ा कंट्रोल में रहे, हम कोई लुच्चे लफंगे नहीं हैं, बनारस के जाने माने व्यापारी हैं। सांप के बिल में हाथ डालोगे तो काटेगा ना प्रतापा, और तुमको भी ना साला चुल मची रहती है। तुम का चाहते हो? नहीं मतलब का चाहते हो? नहर वाले प्रोजेक्ट में से आधा हिस्सा ना। मुरारी ने सीधा मुद्दे की बात पर आते हुए कहा। समझदार हो मुरारी, प्रताप ने मुरारी की तरफ देखकर कहा। अरे हम तो पैदा ही समझदार हुए थे, लेकिन तुम्हारी नीयत भांप गए। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुरारी ने कहा, हाँ यही चाहिए, आधा हिस्सा। इसीलिए उस दिन बिना किसी नानुकुर के हमने साइन किए, प्रताप ने कहा। मुरारी प्रताप के थोड़ा पास आया और कहा, नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, आधा तो का साला तुमको 1% नहीं देंगे। मुरारी की बात सुनकर प्रताप का गुस्सा और चढ़ गया और उसने कहा, जसोदा बहुत ही महंगा पड़ने वाला है तुमको मुरारी। अब्बे सस्ती चीजों का शौक तो मिश्रा रखता भी नहीं है। कहते हुए मुरारी पीछे हटा और प्रताप के आदमी से कहा, अबे ठंडा वंडा पिलाओ इनको यार, गर्मी बहुत है इनमें, कम होगी जरा। मुन्ना को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पापा विधायक जरूर थे, लेकिन इस लाइन में मुन्ना को ईमानदारी कम और बेईमानी ज्यादा देखने को मिल रही थी। प्रताप मुरारी को घूरता रहा और मुरारी ने जेब से चश्मा निकाला, आंखों पर लगाया और मुन्ना की तरफ आते हुए कहा, चलो मुन्ना। मुन्ना ने आकर जीप स्टार्ट की और मुरारी को लेकर वहां से निकल गया। मुन्ना के चेहरे पर गुस्सा देखकर मुरारी ने कहा, क्या बात है, इतना लाल पीले काहे हो रहे हो? आपको ये विधायक वाला काम छोड़ देना चाहिए पापा। मुन्ना ने सख्त स्वर में सामने देखते हुए कहा। प्रताप की बातों को ना ज्यादा ध्यान ना दो, उसको फड़फड़ाने की आदत है, किसी दिन पंख काट देंगे उसके, मुरारी ने कहा। और ये कब तक चलेगा? आप विधायक है फिर भी ऐसे गुंडों की तरह। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत है, लेकिन आपके इस काम में डराने धमकाने और बेईमानी के अलावा है क्या? पहली बार मुन्ना मुरारी से बहस कर रहा था, और बहस नहीं बल्कि सच्चाई बता रहा था जिससे मुरारी भी अनजान नहीं था। मुरारी ने चश्मा निकालकर सामने रखा और मुन्ना की तरफ देखकर कहने लगे, राजनीति ना बेटा उदलदल है जिसमें एक बार इंसान गया तो उसके बाद वह धंसता चला जाता है, जिसमें प्रताप जैसे लोगों से जीतने के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है। अब रही बेईमानी की बात, तो तुमको एक बात बताएं, चोर के घर से चोरी करना बेईमानी नहीं कहलाता। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस इसीलिए हमें ये सब पसंद नहीं है, मुन्ना ने कहा। हम चाहते भी नहीं कि तुम कभी राजनीति में आओ मुन्ना। कहा है कि तुम हो बहुत सीधे, और राजनीति का ना एक रूल है, यहाँ सीधे पेड़ पहले कटते हैं, मुरारी ने कहा और अपना चश्मा वापस अपनी आंखों पर लगा लिया क्योंकि धूप बढ़ चुकी थी। काशी, अनु और अंजलि दिन भर बनारस के मार्केट में खरीदारी करती रही। तीनों ने मिलकर मुरारी का खूब बिल बढ़ा दिया था। अनु ने सारिका और शिवम के लिए भी तोहफे खरीदे और उसके बाद तीनों ज्वेलरी शॉप चली आई।
अनु को देखते ही शोलिक उसे पहचान गया और कहा, अरे मैडम आइए आइए, आज विधायक जी नहीं आए आपके साथ? नहीं, वो बिजी हैं, अनु ने बैठते हुए कहा और काशी अंजलि से भी बैठने का इशारा किया। बताइए मैडम, क्या दिखाएं? आदमी ने अपनी बातों में मिठास घोलते हुए कहा। कुछ भी लेटेस्ट, दिवाली के अकॉर्डिंग ही कुछ दिखा दीजिए, अनु ने कहा तो आदमी साइड में गया और अपने शोरूम की सबसे लेटेस्ट डिजाइन लेकर अनु के सामने आया और रखते हुए कहा, ये देखिए मैडम, आज ही आया है और आप पर सूट भी करेगा। अनु ने नेकलेस को हाथ में उठाया और देखते हुए कहा, डिजाइन तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ हट के दिखाइए। आदमी ने दूसरा पीस सामने रखते हुए कहा, फिर ये देखिए मैडम, ये आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा आप पर। अनु को वो पीस बहुत पसंद आया। उसने गले से लगाकर शीशे में देखते हुए कहा, अच्छा तो लग रहा है, देखो काशी। हाँ मौसी, बहुत सुंदर लग रहा है, काशी ने कहा। मैडम, इस शोरूम के सारे गहने आप पर अच्छे लगेंगे, लेकिन इस सेट की बात तो कुछ और ही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके गले के लिए ही बना हो। आदमी ने मक्खन और चूना साथ लगाते हुए कहा। ठीक है, ये पैक कर दीजिए, अनु ने कहा। बिटिया के लिए कुछ दिखाएं? आदमी ने अनु का पसंद किया सेट पास खड़े लड़के को देते हुए कहा। काशी, तुम्हें कुछ चाहिए? अनु ने काशी की तरफ पलटते हुए पूछा। नहीं मौसी, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम लोग इतना खर्चा कर चुके हैं, काशी ने कहा। अंजलि, तुम तो कुछ ले लो, अनु ने अंजलि से भी पूछा। अरे नहीं मामी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, अंजलि ने कहा। कुछ देर बाद अनु का पसंद किया हुआ सेट आ गया। आदमी ने अनु की तरफ बढ़ा दिया। अनु उठी और आदमी से कहा, पेमेंट मिश्रा जी कर देंगे। अरे कोई बात नहीं मैडम, आप ले जाइए, पैसे का क्या है, आ जाएगा, आदमी ने दांत दिखाते हुए कहा। अनु अंजलि और काशी के साथ शोरूम से बाहर चली आई। गाड़ी रोड पर खड़ी थी और तीनों को 2 गली पार करके जाना था। बातें करते हुए तीनों चली जा रही थी। आज मार्केट में खूब भीड़ थी। ऐसे में काशी हर चेहरे में उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उस शाम घाट पर उससे टकराया था। क्या हुआ काशी, किसी को ढूंढ रही हो? अनु ने पूछा। नहीं मौसी, किसी को भी नहीं, आप चलिए ना, काशी ने झिझकते हुए कहा, जैसे अनु ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। अभी कुछ ही कदम चले थे कि गली के लोग इधर उधर भागने लगे। अनु काशी कुछ समझ नहीं पाई। अनु ने अंजलि का हाथ थाम लिया, लेकिन धक्का मुक्की की वजह से काशी पीछे रह गई। अनु और अंजलि वहीं पास की दुकान के पास खड़ी हो गई। एक भारी भरकम बैल बौखलाया हुआ सा दौड़े चला रहा था। अरे सब साइड हट जाओ और इसको जाने दो, भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया। सभी साइड में होने लगे। बैल दौड़ते हुए जाने लगा। सामने ही दीवार थी और काशी डर के मारे वहां खड़ी थी। अनु ने देखा तो जोर से चिल्लाई, काशी, लेकिन अनु को भीड़ ने आगे जाने नहीं दिया। बौखलाया हुआ सा बैल काशी की तरफ बढ़ा तो डरकर काशी ने अपने महादेव को याद किया और आंखें मीच ली। बैल काशी को छू पाता इससे पहले ही शक्ति काशी के सामने आया और बैल के दोनों सींग पकड़कर उसे रोक लिया। वहां मौजूद भीड़ ने शक्ति को वहां देखा तो खुश हो गए। अनु दौड़कर काशी के पास गई और उसे संभाल कर साइड में ले आई। काशी अभी भी डरी हुई थी। उसने अनु की बाह कसकर पकड़ रखी थी। उसने ये तक नहीं देखा कि उसे बचाने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि शक्ति ही था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 20। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या शक्ति उस बैल से सामना कर पाएगा? क्या काशी और शक्ति की दोबारा मुलाकात होगी? क्या मुन्ना समझ पाएगा मुरारी को? जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर।